नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। देखिए मैं आज आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर के आया हूं। वैसे शुरुआती टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की, फिर अपन ग्रहों की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, सारे अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज अपन पढ़ने वाले सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ बिग बैंग जो सिद्धांत है, सबसे जो प्रसिद्ध सिद्धांत है उसके बारे में अपन जानेंगे दोस्तों। तो जाने से पहले थोड़ा मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, आपके समझ में जरूर आ जाएगा। और अगर आपके कोई कंफ्यूजिंग हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलते अपन ब्रह्मांड के बारे में। देखो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं तो ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो अपना अस्तित्वमान द्रव्य एवं जो ऊर्जा का जो सम्मिलित रूप है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। द्रव्य और जो ऊर्जा का सम्मिलित रूप है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। या जो अपना ज्ञात और अज्ञात जो अपने को आकाश दिखाई देता है वो ही क्या है, ब्रह्मांड। जो अपने को कुछ तो ज्ञात है और कुछ क्या है, अज्ञात है, तो वही क्या है, ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के बारे में अपन पूरी जानकारी आज हासिल करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं हम खगोलीय विज्ञान में करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो जो यूनानी और जो रोमन विद्वान है, कौन से, जो मिस्र यूनानी परंपरा के अनुसार देखिए, ठीक है। तो परंपरा के खगोल शास्त्री हुए, खगोल शास्त्री शुरुआत से अपन पढ़ते हैं। देखो एक खगोल शास्त्री हुए जिसका नाम क्या है, टोलमी। आपने सुना होगा टोलमी का नाम, जो क्लाइडियस टोलमी जिसका पूरा नाम है क्लाइडियस टोलमी। इन्होंने सर्वप्रथम एक अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। कब, 140 ईस्वी में। 140 ईस्वी में एक अवधारणा प्रस्तुत की थी। कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी, अवधारणा दी थी उन्होंने, अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जिसका नाम है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो किसको माना गया, पृथ्वी को माना गया। ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना गया, पृथ्वी को माना गया इनके द्वारा। कि इन्होंने कहा ब्रह्मांड का केंद्र, ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना गया, पृथ्वी को। तो सबसे पहली ये बात है, उन्होंने एक अपनी अवधारणा प्रस्तुत की जियोसेंट्रिक। कौन सी अवधारणा, जियोसेंट्रिक। ये ध्यान रखना, अगर हम मिस्र या जो यूनानी परंपरा को देखें तो उस समय का एक विद्वान है जिसका नाम क्या है, क्लाडियस टोलमी। खगोल शास्त्री हुआ है क्लाडियस टोलमी, जिसने 140 ईस्वी सन के अंदर एक अपनी अवधारणा प्रस्तुत की जिसका नाम है जियोसेंट्रिक अवधारणा। उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना गया, पृथ्वी को माना गया, कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है, पृथ्वी है। उसके बाद में देखो अगला एक विद्वान आया 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी सन में पोलैंड का एक विद्वान था, निकोलस। आपने नाम सुना है, पोलैंड का विद्वान था जिसका नाम है निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिक्स, ठीक है ना, कोपरनिक्स ये नाम है
निकोलस कोपरनिकस। 1543 ईस्वी में पोलैंड का विद्वान था जिसको आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है। आधुनिक आप लिख सकते हैं साथ साथ में, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है? निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने देखो एक अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसका नाम है हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक अवधारणा इन्होंने दी। जिसमें इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना गया? ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना गया? सूर्य को माना गया। किसको माना गया? सूर्य को माना गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मिस्र और यूनानी परंपरा में देखें तो खगोल शास्त्री 140 ईस्वी सन में क्लॉडियस टोलेमी हुआ है जिन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की जियोसेंट्रिक। कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? जियोसेंट्रिक अवधारणा। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र के कौन है? किसको माना गया? पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। फिर देखो पोलैंड का निवासी है निकोलस कोपरनिकस जिन्होंने 1543 ईस्वी में उसने हीलियोसेंट्रिक, कौन सी? हीलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की जिसने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। और आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन हुए हैं? निकोलस कोपरनिकस हुए। उसके बाद में अगर हम बात करें विलियम हर्शेल हुए 1805 ईस्वी के अंदर। 1805 ईस्वी के अंदर इसने सौरमंडल को आकाश गंगाओं से संबंधित माना गया है। ठीक है, अंश मात्र माना गया है। तो ये भी मुख्य बात है। इसके बाद में अपन थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं देखो ब्रह्मांड के बारे में। तो ये दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब अपन चलते हैं, देखो सारी चीजें अपन आज इसके बारे में जानने वाले हैं। अब सबसे पहले अपन बात करें, मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मांड है वो क्या है? ज्ञात और अज्ञात। जो एक आकाश गंगा है इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 वर्ष पहले हुई। ब्रह्मांड की अगर उत्पत्ति की बात करें, थोड़ी सी इसकी सामान्य बातें जान लेते हैं। उत्पत्ति आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। अगर हम इस ब्रह्मांड को बात करें तो ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में इसको क्या कहते हैं? कोसमॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसमॉस कहते हैं। ब्रह्मांड को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? कोसमॉस। और ब्रह्मांड का हम जो अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी। विज्ञान को क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी। यह भी आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? कोसमॉस कहा जाता है। और जिसका अध्ययन हम किस में करते हैं? एक शाखा के रूप में, विज्ञान के रूप में जिसमें अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। अब ब्रह्मांड को मैंने आपको बताया कि ये क्या है? अनंत आकाश कहा गया है इसको। फिर अब अपन ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है जिसका नाम कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। आज अपन इसी के बारे में पढ़ने वाले, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बिग बैंग सिद्धांत को पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी जान लो, उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं? कॉस्मोस कहते हैं। और कॉस्मोस का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुव्यवस्था। कॉस्मोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका क्या होता है? सुव्यवस्था। सुव्यवस्था, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और ब्रह्मांड क्या है? एक अनंत आकाश कहा गया ब्रह्मांड को।
कहा गया है। और इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, अनंत तारे आ जाते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो आ जाते हैं, और जितनी आकाशीय पिंड है वो सारे इस ब्रह्मांड में शामिल किए गए हैं। ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें आ जाती है, ब्रह्मांड में देखो तारे, ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, और जितने भी आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड, ये सारे ब्रह्मांड में शामिल हैं। जितने भी तारे, ग्रह, आकाशीय पिंड है वो सारे ब्रह्मांड में हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं, देखो आज का अपना है बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। तो इस बिग बैंग सिद्धांत के बारे में अपन जानते हैं। देखो तो बिग बैंग सिद्धांत की अगर हम बात करूं तो सर्वप्रथम जो बिग बैंग सिद्धांत है वो प्रतिपादन किसने किया था, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, लेम्टेन ने किया था, जॉर्ज लेम्टेन ने, जॉर्ज लेम्टेन ने किया था। या इसको लेम्त्रे कहा जाता है, या इसको जॉर्ज लेम्त्रे कहा जाता है। इन्होंने 1960-70 का जो दशक है उसमें उन्होंने ये बात कही थी। 1960 और 70 का जो दशक है, तो 1960 और 70 का जो दशक है उसमें अपनी ये प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। और इसकी विशद जो विस्तारित व्याख्या, विशद वर्णन किसने किया था, विस्तृत व्याख्या। ये थोड़ी मुख्य बातें वो मैं पहले बता देता हूं, फिर बिग बैंग सिद्धांत को अपन समझेंगे। विस्तृत व्याख्या, विस्तृत व्याख्या किसने की थी, रॉबर्ट वेगोनर या इसको वेगनर कहा जाता है। इन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेन ने या लेमेत्रे जिसको कहते हैं 1960 और 70 के दशक में। फिर इसकी विस्तृत व्याख्या वेगोनर ने की थी। किसने की थी, वेगोनर ने की थी। कब की थी, 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान रखना है, 1967 ईस्वी के अंदर। अब अपना जो बिग बैंग सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अपनी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उन्होंने सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हम बात करें तो कहा गया कि सबसे पहले क्या था, एकाकी पिंड था, एकाकी पिंड था, एक घना, एक संकित, एक क्या था, एकाकी पिंड था। क्या था, एकाकी पिंड था। यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखो 3 चरणों में इसकी उत्पत्ति बताइए। तो सबसे पहले कहा गया कि एक एकाकी पिंड था और उस एकाकी पिंड में आज से 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले सबसे पहले एक गोला था, गोले के समान, जिसको हम क्या कहते हैं, अग्निपिंड कह सकते हैं, अग्निपिंड। इसका आयतन क्या था, कम था, आयतन क्या था, बहुत ही कम था, आयतन कम। तापमान और घनत्व अधिक था, तापमान व घनत्व अधिक था, अधिक। यह आपको ध्यान रखना है। तापमान और घनत्व, तो इस पिंड का क्या था, अग्नि पिंड था एक, ठीक है। एकाकी पिंड जिसको कहते हैं, अकेला पिंड था, उसका तापमान घनत्व अधिक था। आयतन क्या था, छोटा था, कम था, आयतन कम क्षेत्र में था एक, ठीक है, सूक्ष्म था। और आज से अगर 15 अरब वर्ष पहले की बात करें तो आज से 15 अरब वर्ष पहले, जो कई किताबों में 14 अरब वर्ष पहले दिया हुआ है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो किताबें लगती है उसके अनुसार 14 अरब वर्ष पहले की बात कही गई है।
अब अपन बात करें कि इसके अंदर क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, विस्फोट हो गया। इस पिंड का में क्या हो गया, विस्फोट हो गया, विस्फोट हुआ। क्या हो गया, समझ में आई बात, विस्फोट हो गया। आप कल्पना कीजिए ब्रह्मांड क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि ये एक अग्निपिंड था, एकांकी एक पिंड था, ठीक है। आयतन क्या था, कम था, छोटा था, और तापमान और घनत्व इसका अधिक था। और तापमान और घनत्व अधिक होने के कारण इसके अंदर क्या हो गया, अचानक विस्फोट हो गया। आज से कितने, 15 अरब वर्ष पहले, ठीक है। 12वीं की जो किताबें लगती है उसके अनुसार 14 अरब वर्ष पहले दिया हुआ है। तो विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से इसमें छोटे छोटे जो कण थे वो क्या हो गए, दूर दूर ऐसे बिखर गए। ऐसे कण थे वो ऐसे बिखर गए दूर दूर, इस प्रकार से कण थे वो दूर दूर ऐसे बिखरते गए। कहा गया कि एक ही सेकंड के अंदर, एक ही सेकंड में ये मतलब बहुत दूर तक क्या हो गए, बिखर गए कण, ठीक है। पहले एक पिंड था, गोला था, फिर गोले के अंदर क्या हुआ, वो गोला टूटा, अचानक उसमें विस्फोट हुआ, तो छोटे छोटे जो कण थे वो क्या हो गए, दूर दूर तक फैल गए, दूर दूर तक फैल गए, ठीक है। और एक ही सेकंड में उनका क्या हो गया, विस्तार हो गया। मतलब एक ही सेकंड में वो बहुत दूर तक क्या होते गए, फैल गए, दूर तक फैल गए। अब अगले 3 मिनट के अंदर वो मतलब उसकी गति क्या हो गई, कम हो गई, जितना फैला था वो मतलब फैल गया। और आज भी इसमें क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो इस प्रकार से उसने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब देखो आगे की बात ये है कि ये छोटे छोटे कण थे। अब ये जो कण थे ना, जैसे ये कण है, अब इन कणों के आसपास फिर क्या हुआ कि ये छोटे छोटे जो अणु थे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसें, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जैसे भी गैसें थी, और ये छोटे छोटे कण थे वो धीरे धीरे क्या होते गए, संघनित होते गए, धीरे धीरे वो मतलब पास आते गए, जिसको काले कणों की संज्ञा दी गई है। ये जो काले कण थे इनके मतलब पास में जो छोटे छोटे कण थे वो पास में आते गए, और किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हो गया, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगा का निर्माण हुआ सबसे पहले, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको इतनी बात सबसे पहले समझनी है, इतनी आपको समझ में आ गई। सबसे पहले एक एकांकी पिंड था, एक मतलब अग्निपिंड था, ठीक है। आज से 15 अरब वर्ष पहले इसके टुकड़े हो गए और ये मतलब बिखर गया, और बिखर जाने से जो अपना आसमान है उसमें रिक्त स्थान दिखाई देने लग गया, मतलब खाली जगह वो दिखाई देने लग गई। जो आज भी आप देख रहे हैं चारों तरफ जो अंतरिक्ष है ना, और इसको हम अनंत अंतरिक्ष बोलते हैं, और उसमें अपने को रिक्त स्थान दिखाई पड़ता है, ठीक है। खुला हो गया, मतलब अंतरिक्ष वो क्या हो गया, खुला हो गया, बिखर गए, बीच बीच में ऐसे जगह दिखाई देने लग गई। फिर हुआ क्या कि ये जो कण है उसके पास में छोटे छोटे कण हैं वो क्या होते गए, संघनित होते गए, जैसे बादल के समान आकृति बन गई। हाइड्रोजन हीलियम ऐसी गैसें थी, और इससे किसका निर्माण हो गया, आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। अब आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा का मतलब होता है असंख्य तारे, असंख्य तारे। आज अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो बहुत सारी क्या है, आकाश गंगाएं, बहुत सारी क्या है, आकाश गंगाएं हैं। अगर हम आकाश गंगाओं की बात करें तो आकाश, थोड़ा सा मैं बीच में बता देता हूं, आकाश गंगाओं की अगर हम बात करें तो आकाश गंगा में एरोमीडा सबसे बड़ी, एरोमीडा सबसे बड़ी आकाश गंगा, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे बड़ी आकाश गंगा एरोमीडा, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आकाश गंगा, सबसे बड़ी आकाश गंगा क्या हो गई, एरोमीडा। आगे बात समझ में। और सबसे छोटी जो आस्ट्रेशियस, सबसे छोटी जो आकाश गंगा है आस्ट्रेसिस, छोटी आस्ट्रेसिस, सबसे छोटी आकाश गंगा कौन सी हो गई,
ऑस्ट्रेसिस, ठीक है। और अपना जो ग्रह जो कौन से हैं, पृथ्वी हैं, और पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसको क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला या इसको मंदाकिनी। और पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसको क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसको क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला, या इसको बोलते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एरावत पथ, एरावत पथ। कि पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसको क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी या एरावत पथ कहा जाता है उसको। अब आकाश गंगाओं की आकृति की बात करें तो आकृति इसकी कैसी है, सर्पिलाकार, सर्पिला। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, आकाश गंगाओं की आकृति कैसी होगी, सर्पिलाकार। तो सबसे पहले आकाश गंगाएं बनी तो सबसे बड़ी एरोमिडा, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में, ठीक है, उसके बीच में दूरियां दिखाई देती हैं। सबसे छोटी ऑस्ट्रेसिस, और दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, एरावत पथ जिस के अंदर मतलब स्थित है क्या, पृथ्वी, उसको क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, एरावत पथ कहा जाता है। यह आपके बात समझ में आई होगी। अब देखो आकाश गंगाओं की अगर हम बात करें तो आकाश गंगाओं में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ऐसी एक अवधारणा प्रस्तुत की थी, प्रतिपादन किया था एडविन हब्बल ने, एडविन हब्बल ने 1929 में कहा था कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल ने कहा था कि जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उनका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इन्होंने एक उदाहरण देकर के बताया था, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कि सबसे पहले आकाश गंगा का निर्माण हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये आकाश गंगाएं थी, जैसे ये आकाश गंगा मैं यहां पर बना देता हूं, ये आकाश गंगा बन गई, चलो ये आकाश गंगा बन गई, ठीक है। इसकी आकृति सर्पिलाकार थी, जैसे ये इस प्रकार की आकृति थी, सर्पिलाकार आकृति में आकाश गंगा थी। अब आकाश गंगाओं का क्या हो गया, विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से ये कण बिखर गए। आकाश गंगाओं का भी क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से ये दूर दूर कण क्या हो गए, बिखर गए। अब जो ये कण थे उसके नजदीक फिर मतलब क्या हुआ, संघनन हुआ, और संघनन होने से इनसे क्या बन गए, तारे बन गए। क्या बन गए, तारे बन गए। और फिर तारों में विस्फोट होने से किसका निर्माण हो गया, ग्रह का निर्माण हो गया। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले एक पिंड था, सबसे पहले पिंड था, उसका विस्फोट हुआ तो क्या बना, ये आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगाओं में जब विस्फोट होकर के फिर उसके पास पास में कण आए, संघनन हुआ तो तारे बन गए। तारों में विस्फोट होने से फिर जो कणों का संघनन हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थी वो एक बादल के समान उसको धीरे धीरे संघनित होती गई, और संघनित होने से फिर अनेक ग्रहों का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से निर्माण आगे चलता गया। तो आगे अपन उसकी चर्चा आगे करते रहेंगे। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई यह आपके शायद समझ में आ गई। आज ब्रह्मांड में अनेक क्या है, आकाश गंगाएं हैं, ठीक है ना। और आकाश गंगाओं को हम क्या कह सकते हैं, असंख्य तारों का ये क्या है, समूह है। तो ये आपके बातें समझ में आ गई होगी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब एक बार छोटी सी मैं वापस बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका रिपीट कर देता हूँ। प्रतिपादन जो लेम्टेरे ने कहा था 1960 और 70 में। विस्तृत व्याख्या किसने की थी, रॉबर्ट वेगोनर ने की थी, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि सबसे पहले एकाकी पिंड था, फिर उसमें आज से 15 अरब वर्ष पहले क्या हो गया, विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से चारों तरफ जो काले कण थे, मतलब दो रूपों में इसका प्रतिपादन किया गया। तो उसके आसपास गर्म पदार्थ और ठंडे पदार्थ थे। ठंडे पदार्थ थे वो संघनित ज्यादा थे, और गर्म पदार्थ थे वो दूर दूर थे। तो जो पदार्थ थे उन पदार्थों के पास जो छोटे छोटे कण थे वो पास में आ गए, और वो घने होते गए, और घने होने से उनसे पिंड बनता गया। और पिंड
इस प्रकार से बना कि उसे क्या आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया जिसकी आकृति सर्पिलाकार थी। फिर आकाश गंगाओं में विस्फोट होने से और वापिस उसमें छोटे छोटे कणों में संघनन होने से क्या बन गए, तारे बन गए। इस प्रकार से जो तीसरी अवस्था थी उसके अंदर एक परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? परमाणुीय पदार्थ, परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो आज क्या है, अंतरिक्ष है, जो अपने को क्या खुला दिखाई दे रहा है और उसके अंदर क्या हो रहा है, आज भी विस्तार होता जा रहा है। आज भी ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। ये जो पदार्थ है वो अपने एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मतलब 3 लाख वर्ष जब इसका निर्माण हुआ, इसका मतलब टूटा तो 3 लाख वर्ष जो है ना उसमें उसका विस्तार हो गया था, लेकिन आज है वो विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। आज भी ये क्या है, आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इसका प्रमाण एडविन हब्बल ने कहा था कि एक गुब्बारा लो और उस गुब्बारे को क्या करो कि उस पर चिन्ह बना लो, कि ऐसे मतलब छोटे छोटे, जैसे एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, उस गुब्बारे पर छोटे छोटे मतलब चिन्ह बना लो ऐसे, ठीक है, ऐसे चिन्ह बना लिए। अब उस गुब्बारे को क्या करें, फुलाएं, उसमें हवा भरें, उसको फुलाएं और फुलाने से ये क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ये जितने भी छोटे छोटे जो निशान बनाते हैं अपन, गुब्बारा फुलाते हैं तो वो दूर होते जाते हैं। ऐसा कई विद्वानों ने कहा था कि उसी आधार पर ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और इन्होंने भी क्या कहा था कि ब्रह्मांड का क्या हो गया, विस्तार हो गया। लेकिन इसमें एक तथ्य गलत आ गया। कौन सा आ गया कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन गुब्बारे का जो उसने उदाहरण दिया उसमें ये बात कही, ये तो तथ्य ठीक है कि इसमें विस्तार हो रहा है, लेकिन ये जो खुद चिन्ह बनाए ना वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। तो ये तथ्य अच्छी प्रकार से प्रमाण है उपस्तुत नहीं कर पाए, ठीक है ना। जैसे आकाशगंगा भी फैल रही है, इसका कहने का मतलब क्या होगा, आकाशगंगा भी क्या हो रही है, फैल रही है, लेकिन ये विद्वानों ने प्रमाण को नहीं माना। लेकिन ये प्रमाण उसका बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार गुब्बारे पर निशान लगाते हैं और वो निशानों के बीच की दूरी जिससे से फुलाते हैं उसको दूरी बढ़ती जाती है और दूरी बढ़ती है, तो उसी प्रकार से ब्रह्मांड है वो क्या हो रहा है, आज फैल रहा है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। तो अगर आपको कुछ चीजें समझ में आई, जो मुख्य बातें थी वो तो मैंने यहाँ पर लिख दी। ये तो केवल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेम्टे ने ये ध्यान रखना आपको, विस्तृत व्याख्या रॉबर्ट वेगोनर ने की थी 1929 के अंदर। एडविन हब्बल ने भी इसके ऊपर प्रमाण प्रस्तुत किए थे। किसने? प्रमाण प्रस्तुत, और एक गुब्बारे का उदाहरण उन्होंने दिया था। प्रमाण किसने प्रस्तुत किया? एडविन हब्बल ने 1929 में इसके ऊपर। और इस परिकल्पना को विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। परिकल्पना भी कहा जाता है कि विस्तारित होता ब्रह्मांड, और आज उसमें अपने को साफ दिखाई देता है, खुला आसमान अपने को दिखाई देता है, वही क्या है, अपना ब्रह्मांड है। तो ये परिकल्पना मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अब अंत में मैं आपको बता देता हूं कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। ये क्या है, ब्रह्मांड का व्यास है। तो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, और ये जो कल्पना की गई वो आज से 15 अरब वर्ष पहले, और जो 12वीं की बुक है उसमें 14 अरब वर्ष पहले। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।